हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो हमारी क्लास 9th की ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है, साथ साथ हम जो क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि भाई हम पॉलिटी, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और साथ साथ जनरल साइंस है, ये सारी वीडियोज हम कवर करेंगे हमारी क्लासेज में। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको शेयर करें और जैसा भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट में लिखें। तो देखो, हमारा जो क्लास 9th की पॉलिटी है, ये जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। कि लोकतंत्र क्या है। अब इसको पढ़ने से पहले आप कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखो कि क्या कौन कौन सी बातें वो दिमाग में रखनी है। सबसे पहले तो देखो, जो ये पॉलिटी है ये सोशल साइंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? सोशल साइंस का। अब ये जो सोशल साइंस है, बहुत सारे लोग इसको साइंस नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि जो देखो, हमारी जो साइंस है ना, साइंस में किसी भी चीज़ को साइंस में कब इंक्लूड किया जाता है, कब शामिल किया जाता है, पहले किसी भी चीज़ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। और जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, एक्सपेरिमेंट के साथ साथ हम ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशन लेने के बाद हम एक रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिजल्ट। ठीक है। और वो एक प्रॉपर रिजल्ट मिल पा रहा है हमें, वो हमारी जो सिचुएशन में है फिट बैठता है, तो क्या बोलेंगे हम, उसको साइंस में शामिल कर लेंगे। मतलब साइंस में किसी भी चीज़ को, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जांच पड़ताल, उसको समझना, देखना। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, फिर उसका हम रिजल्ट लेंगे और जो रिजल्ट हमारा मिल जाएगा, फिर वो रिजल्ट हम उस रिजल्ट को प्रिंसिपल की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। उसको एक नियम बना लेंगे और वो जो हमारा प्रिंसिपल है वो फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आज कुछ है और कुछ टाइम बाद कुछ हो जाएगा, फिर आधे घंटे बाद कुछ है, या फिर अलग सिचुएशन में अलग है ना। वो हमारा रिजल्ट है वो बदलेगा नहीं। मतलब साइंस के प्रिंसिपल्स बदलते नहीं। लेकिन जो सोशल साइंस में जो चीज़ें हैं, ये है परिस्थितियों पे निर्भर करती हैं, वो बदल जाती है। जैसे आज़ादी है, आज़ादी का मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल सकता है। न्याय है, न्याय की बात करें, न्याय है, अधिकार है, लोकतंत्र है, हमारा चैप्टर है जो लोकतंत्र है। अब ये सारी की सारी चीज़ें है ना, ये परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती हैं। अब जो बदल जाती है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको ये मानते हैं कि भाई ये साइंस नहीं है। ठीक है। क्या नहीं है? साइंस। फिर भी हमने इस वर्ड के पीछे, सोशल के पीछे, सामाजिक के पीछे साइंस क्यों लिखा है? क्योंकि हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं ना, तो हम एक तरह से मान लेते हैं कि भाई ये साइंस है। ठीक है। एक्चुअल में ये साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारी बदलती रहती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि सोशल साइंस को बहुत सारे लोग साइंस नहीं मानते। ये बस आपको दिमाग में रखना है, ताकि जब हमारे कंसेप्ट चलें आपको कंसेप्ट समझने में आसानी रहे। किसी भी चैप्टर के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आपकी समझ थोड़ी सी अच्छी बने। तो देखो, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? देखो, पहले के टाइम पे क्या था, जब धरती के ऊपर मानव आया, फिर क्या कबीलों में रहना स्टार्ट किया। कबीलों से कबीले आए, कबीले से हमारी आगे सभ्यताएं पनपी हमारी, और सभ्यताओं से आगे फिर क्या चले, हमारे साम्राज्य। मतलब वंश के आधार पे हमारे राजा बनने लगे। ठीक है। राजा कैसे बनने लगे? वंश के आधार पे। या हम इस पूरे सिस्टम को क्या बोल सकते हैं? राजतंत्र। क्या बोल सकते हैं? राजतंत्र। ठीक है। अब मानव धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। यहाँ से शुरुआत होती है। पहले जंगलों में रहता था, फिर कबीले, सभ्यताएं, वंश, ये क्या है? तरक्की। ऐसे आगे आगे तरक्की करता जा रहा है मानव। ठीक है। तो राजतंत्र में भी बहुत सारी कमियां थी। बहुत सारे लोगों के पास अधिकार नहीं थे। कुछ लोग थे वो, उन्हीं के पास अधिकार होते थे। एक व्यक्ति के पास या कुछ लोगों के समूह के पास बहुत सारे अधिकार होते थे, बाकी जनता के पास अधिकार नहीं होते थे। तो लोगों ने सोचा, जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, लोगों का विकास हुआ, लोगों ने सोचा कि भाई मिलजुल के रहना हमें सबको, तो क्यों ना हम ऐसा तंत्र बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, सब लोगों के पास अधिकार हो। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगह पे क्रांतियाँ हुई,
अलग अलग जगह पे राजतंत्र है ये तानाशाही है या राजतंत्र है ये खत्म होने लगा और लोगों ने किसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया, लोकतंत्र की तरफ। किसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया, लोकतंत्र की तरफ। अब हम समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो देखो पहले राजतंत्र होता था, राजतंत्र से लोग बढ़ के किसकी तरफ आगे हैं, लोकतंत्र की तरफ। अब लोकतंत्र क्या है, ठीक है। पहले देखो एक बार से यहां पे देख लो, पहले लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों से थोड़ा विकास हुआ, कबीलों में आए, फिर विकास हुआ तो छोटे छोटे राज्य बन गए, छोटे छोटे राजा लोग बन गए, फिर और विकास हुआ, साम्राज्य बने, बड़े स्टेट बने, ठीक है। और इन्हीं के बीच में यहाँ पे कबीलों के बाद एक पॉइंट और रह जाता है, हमारे सभ्यताएं पनप जाती हैं, हमारी बड़ी बड़ी सभ्यताएं, ठीक है। सभ्यताओं से नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा राजाओं का निर्माण होना या राज्यों का निर्माण होना, ठीक है। उसके बाद साम्राज्यों का निर्माण होना, ठीक है। अब फिर से आगे विकास बढ़ता जा रहा है, मनुष्य का दिमाग भी तेज होता जा रहा है और जानकारियां है, इंफॉर्मेशन है, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, मानव ने विकास किया। और मानव ने विकास किया तो मानव ने देखा कि ये जो साम्राज्य है, जो राज्य है, या हम सिंपल भाषा में इसको राजतंत्र बोल सकते हैं, कि जो राजतंत्र है इसमें बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमियां हैं कि वंश के आधार पे एक व्यक्ति राज करेगा, अधिकतर अधिकार हैं एक व्यक्ति या लोगों के पास रहेंगे, या एक व्यक्ति के पास रहेंगे, या फिर लोगों का एक समूह है उसके पास रहेंगे। तो इसलिए इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स मिले लोगों को। ड्रॉबैक्स मिले तो लोगों ने क्या किया, जगह जगह पे हमारी धरती के अलग अलग कोनों में क्रांतियाँ करनी स्टार्ट कर दी, और क्रांतियाँ हुई जगह जगह पे। ये राजतंत्र है ये पलट दिया गया, इसको बदल दिया गया, और इसका रूप किसने ले लिया, लोकतंत्र ने। किसने ले लिया इसका रूप, लोकतंत्र ने, ठीक है। लोकतंत्र अभी तक का सबसे, आज तक का, जैसे यहाँ से जंगली मानव से लेके जैसे हम विकास करते गए, लोकतंत्र क्या है, सबसे विकसित रूप है। क्या है, सबसे विकसित रूप। अब क्या है लोकतंत्र, देखो ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक है क्या है, लोग, ठीक है, और तंत्र का मतलब क्या है, तंत्र का मतलब आप यहाँ पे सिस्टम समझ सकते हो, कोई प्रणाली, या फिर सरकार, या फिर क्या समझ सकते हो आप, सरकार, ठीक है। तो ऐसी सरकार, ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रणाली जो लोगों के लिए कानून बनाए, लोगों के लिए नीतियां बनाए, या ऐसी नीतियां बनाए जो लोगों के लिए, लोगों को प्रभावित करे या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ठीक है। जो जिनकी नीतियां किसके लिए बनेंगी, लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो लोग हैं, ये जो जनता है, आप इसको जनता भी बोल सकते हो, ये जो जनता है, इसके पास अधिकार है, इसके पास ताकत है इस सिस्टम की, इस प्रणाली की संरचना करने का। मतलब क्या है कि लोकतंत्र ऐसा तंत्र है जिसमें लोग से सरकार बनाएंगे, लोग क्या करेंगे, जनता सरकार बनाएगी, जनता के पास अधिकार है, जनता के पास वोट है, वो सरकार बनाएगी। और फिर जो सरकार बन जाती है वो किसके लिए काम करेगी, वो जनता के लिए काम करेगी, लोगों के लिए काम करेगी, ठीक है। तो ऐसी सरकारें जिसको लोग चुनते हैं, लोग बनाते हैं, बिगाड़ने की ताकत भी लोगों के हाथ में होती है, और बनने के बाद वो सरकारें किसके लिए काम करेगी, लोगों के लिए। किसके लिए काम करेगी, लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसी सरकारें जो लोगों के लिए काम करती हैं और लोगों के पास उनको बनाने और बिगाड़ने के अधिकार होते हैं, ऐसी सरकारों को लोकतांत्रिक सरकारें या लोकतंत्र बोलते हैं, ऐसी प्रणाली को, ठीक है। अब देखो जो हमारी एनसीईआरटी है वो क्या कहती है, उसने छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके इन चीज़ों को बताने की कोशिश की है। तो हम क्या है, एनसीईआरटी की सीरीज है, तो हम क्या है, वर्ड टू वर्ड कवर करेंगे। वैसे तो मैं आपको सिंपल से भी इन चीज़ों को समझा सकता हूँ, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो हम वर्ड टू वर्ड कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लोकतंत्र समझ में आ गया। लोकतंत्र क्या है, ऐसी सरकारें, ऐसा तंत्र जिसका चुनाव करने का अधिकार लोगों के पास होता है और लोगों के लिए वो काम करती हैं।
देखो लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या है इसकी विशेषताएं हैं। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। मतलब क्या कहता है कि यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, किसी भी सरकार को डेमोक्रेटिक कब बोले कि भाई ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो मिनिमम जो फीचर्स हैं, उसके मिनिमम जो क्वालिटी हैं वो क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी वो क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी वो फीचर्स हैं जो किसी सरकार में है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की वर्तर परिभाषा पर आएंगे। ठीक है, पहले तो हम छोटी छोटी चीजों को समझेंगे, उसके बाद हम क्या सीखेंगे, परिभाषा। क्या सीखेंगे, लोकतंत्र की परिभाषा। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। देखो क्या है, मैंने बताया कि आज के टाइम पे सबसे जो लोकप्रिय, सबसे जो पॉपुलर सिस्टम है, सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट का जो प्रणाली है वो कौन सी है, लोकतंत्र। पर ऐसा क्यों है, कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर भी हम इस आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लोकतंत्र है, क्यों ये बाकी जो दूसरे राजतंत्र है, तानाशाही है, उनसे अच्छा क्यों है? ठीक है, क्या ये सबसे अच्छी व्यवस्था है? इन सभी चीजों को, इन सभी सवालों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हैं। सरकार की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखे कि भाई लोकतांत्रिक सरकार कौन सी होगी और गैर लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी होगी। अब लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी होती हैं, जो जनता के लिए काम करती हैं, जनता के लिए नीतियां बनाती हैं, ठीक है, जनता की भलाई के लिए काम करती हैं, जिनको चुनने का अधिकार भी किसके पास है, चुनने का अधिकार भी किसके पास है, जनता के पास है, चुनाव करने का अधिकार भी किसके पास है, जनता के पास है, और जनता उसको समय समय पर ऐसी सरकारों को बदलती रहती है। ठीक है, क्या है, बदलाव भी क्या है, लोकतंत्र की एक पहचान है कि भाई 5 साल के बाद 4 साल के बाद वो सरकार बदल जाएगी। ठीक है, ये क्या है, और सभी लोगों के पास अधिकार होने चाहिए, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक, ये कुछ अधिकार, सामाजिक अधिकार हैं, वो होने चाहिए। ये सब किसकी पहचान है, लोकतांत्रिक सरकारों की, कि भाई ऐसा काम करें वो सरकारें, ये सारी चीजें मिले जनता को। और गैर लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी है, जैसे राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति या लोगों के समूह मिलकर निर्णय लेते हैं, जिसमें वो लोग, जनता के पास कम अधिकार होते हैं, जनता के पास बहुत ही कम अधिकार होते हैं, इस तरह के तंत्र में। या फिर तानाशाही, ठीक है, या फिर अन्य ऐसी कोई हमारी प्रणाली है जिसमें लोगों को बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जनता के पास सरकार को चुनने के अधिकार नहीं होते हैं, वंश के आधार पे चीजें होती हैं कि भाई वंश के आधार पे सरकार बन गई जन्म से। अब देखो एक चीज आप समझ के देखो कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको जन्म के आधार पे उसको कोई भी मतलब उपाधि मिलती है, अब वो उपाधि उसने कमाई थोड़ी है, जन्म के आधार पे मिल गई। अब कोई भी अगर कोई उपाधि मिलती है या कोई अपमान है या कोई मतलब बेइज्जती है, वो भी जन्म के आधार पे बहुत बार ऐसा होता है कि समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई किसी के दादाजी ने कोई काम किया है, गलत काम है, उसके कारण उसके बेटे हैं, पोते हैं, वो उस चीज़ को भुगत लेते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा होता है किसी के दादाजी अच्छा काम करते हैं और फिर उनके जो बेटे पोते हैं वो ये कहते हैं, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई व्यक्ति के अंदर की क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, क्वालिटी, उपाधियाँ वही होती हैं जो आदमी खुद कमाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में ये वंश के आधार पे चलने वाली प्रणालियां हैं, इसको नहीं माना जाता। इसको क्या माना जाता है, इसको गलत माना जाता है कि भाई ऐसा ठीक नहीं है किसी भी समाज के लिए। ठीक है, अब परिभाषा
की जरूरत क्यों पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती हैं। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगडो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। ठीक है, तो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट है और किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के ऊपर कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, और उसमें फिर पूरी क्लास पार्टिसिपेट करती है। इस एग्जाम्पल से ये बुक वाला है ये हमें समझाने की कोशिश करेगा कि भाई एक्चुअल में है क्या डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये जो मैरी है, ये जो लड़की है, ये बच्ची है, ये सवाल पूछती है, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया। ये क्या कहती लड़की कि पहले तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया, अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब क्या कह रही है ये लड़की, ये कह रही है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से सरकारें काम करती हैं, किस तरह से चुनाव होते हैं, वो तो हमने पहले पढ़ लिया पीछे की क्लासेज में। अब हम लोकतंत्र का मतलब जानने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब उसके पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, अब लोकतंत्र को क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना हम पहले लोकतंत्र को जानते और फिर बाकी चीज़ों को समझते। ये लड़के का क्वेश्चन ये है। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हम पहले करना था, पहले में लोकतंत्र को समझना था। ये लड़की कह रही टीचर को कि पहले में लोकतंत्र को समझना था और बाकी हम आगे करते। अब मैडम क्या कहती है, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते। क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। तो ये टीचर कहती है क्या हम हमारी डेली लाइफ में कुछ चीजें हैं जैसे कलम है, क्या हम कलम की कभी परिभाषा, पेन की परिभाषा, डेफिनेशन सीखते हैं कि पहले डेफिनेशन सीखो, हम पहले पेन का यूज करना सीखते हैं। बरसात है, बरसात की क्या हम परिभाषा यूज करते हैं कि पहले हम परिभाषा इसकी डेफिनेशन सीखेंगे। या फिर प्रेम है, क्या हम पहले प्रेम के जो हमारा लव होता है उसकी डेफिनेशन सीखेंगे उसके बाद करेंगे, नहीं, पहले हम इन चीज़ों को करते हैं। ठीक है, उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वोत्तम परिभाषा है। शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मैडम कहती है कि ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जब हम उनका प्रयोग कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, तब ही हम उनको उनकी एक परिभाषा बना पाएंगे। ठीक है, अब हम प्रेम करेंगे तभी हम उसकी परिभाषा बना पाएंगे, हम कलम से लिखेंगे तभी उसकी परिभाषा बना, पहले हम उनको प्रयोग करना सीख लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं। मैरी, फिर बच्ची कहती है फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है, फिर डेफिनेशन की जरूरत ही क्यों है। अब मैडम कहती है हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। ठीक है, परिभाषा की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो देखो, बूंदाबांदी होती है या फिर बादल फट जाता है या फिर सामान्य बरसात। अब तीनों का मतलब भी, बूंदाबांदी का मतलब भी क्या है, बारिश होना, बादल फटना है, बादल फटना भी क्या होता है, बारिश होना, और सामान्य बरसात क्या है, इसका मतलब भी क्या होता है, सामान्य बरसात का मतलब भी क्या है, बारिश होना। लेकिन इन तीनों में अंतर है, क्या है, किस चीज का अंतर है, अमाउंट का, कि कितना पानी आ रहा है जमीन पे, अमाउंट का है। बूंदाबांदी में बिल्कुल थोड़ा सा पानी आता है जमीन के ऊपर, बादल फटने में कम टाइम में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, और सामान्य बरसात में नॉर्मल बारिश होती है। तो अगर ऐसी चीज़ों में जब हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि बेसिक चीज़ों में हम को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उसके लिए डेफिनेशन को लिखना या समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आया समझ में कि डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है, हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं, अलग अलग तरह की सरकारें खुद को क्या बोलती हैं, लोकतांत्रिक। रिबियांग, अब ये
लेकिन बच्ची ही है कोई, ठीक है, क्लास में, क्योंकि पूरी क्लास में ये डिस्कशन चला हुआ है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने मैं अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था लोगों के लिए। अब देखो ये अब्राहम लिंकन ने बोला था डेमोक्रेसी के लिए कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है, ठीक है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है। अब देखो जो अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने लोकतंत्र की ये परिभाषा बताई थी कि ऐसी सरकारें जो लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें बोलते हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। अब इसका जवाब ये मैडम देती है, क्या कहती है, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। तो देखो अब ये बहुत ही काम की बात बोली इस मैडम ने। क्या बोला है कि कोई भी बड़ा आदमी कोई बात बोल के जाता है, हम उसको सीधा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पहले खुद के बेस पे उस चीज़ को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर ही उसके प्रॉपर डेफिनेशन को बता पाएंगे या हम ये कह पाएंगे कि ये बात सही है, ठीक है, वो गलत है। हमें अगर गलत लगता है तो हम उसको गलत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इब्राहिम लिंकन के कहने से ये बात नहीं बन जाएगी कि ये लोकतंत्र है, हमें खुद भी इस चीज को पहले समझना पड़ेगा। अब दूसरी बच्ची कहती है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या जरूरत है। अब इस बच्ची ने ये एग्जाम्पल दे दिया। आगे देखते हैं मैडम क्या जवाब देती है। मैडम को क्या जवाब देती है, इस सवाल पर फिर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। मैडम क्या कहती है कि सिर्फ जो स्टार्टिंग में जो शब्द बना है उसका क्या मतलब है, उससे परिभाषा मत निकालो। परिभाषा अलग भी हो सकती है। शब्द का अर्थ हमेशा मूल से जुड़ा है, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, कंप्यूटिंग का अर्थ होता है गणना करना, ठीक है, लेकिन क्या कंप्यूटर सिर्फ गणना करता है ना, कंप्यूटर तो बहुत सारे काम करता है, मल्टीपल यूज है कंप्यूटर के, ठीक है। तो इसी तरह ये मैडम कहती है कि शब्द के आधार पे, सिर्फ शब्द के आधार पे हम इसकी डेफिनेशन को नहीं मानेंगे कि भाई डेमो का मतलब ये है और क्रेशिया का मतलब ये है, लोगों का शासन इसका मतलब लोगों का शासन हो गया। नहीं, हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को जानेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे, ठीक है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग है। कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत सुनने, फिल्म देखने में होता है। तो देखो कंप्यूटर का अर्थ कंप्यूटिंग वर्ड से आया है। कंप्यूटिंग का मतलब क्या, काउंटिंग। क्या हमारा कंप्यूटर सिर्फ काउंटिंग करता नहीं, ये लिखता भी है, पढ़ता भी है और डिजाइन भी बना सकता है, म्यूजिक भी हम सुन सकते हैं इससे, और भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। शब्द वही रहते हैं पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सोशल साइंस में चीजें बदल सकती हैं, तो अर्थ क्या हो सकता है, बदल सकता है। ऐसी स्थिति में शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना सही नहीं होता। हमेशा हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, लेकिन हमेशा ही ये सही होगा ये भी हम एश्योर नहीं करते। आगे क्या कहती है मैडम, आगे कहती है
आगे कहती है आपके कहने का मतलब यह है कि, सॉरी ये बच्ची कहती है मैडम से, बच्ची क्या कहती है, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा, इसकी परिभाषा गढ़नी ही होगी। अब लड़की कहती है कि हाँ, कि हमें सोचना पड़ेगा। अब मैडम क्या कहती है, एकदम सही, इसलिए आओ अब इस काम को हम करें। ठीक है, अब ये डिस्कशन कन्वर्सेशन है, ये यहाँ तक पहुंचा है कि चलो अब हम काम करते हैं कि लोकतंत्र क्या है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एक सरल परिभाषा, ठीक है, एक परिभाषा क्या है, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच समानता और असमानताओं से जुड़ी होती है। अब देखो एक बात आप भी समझो कि जैसे हमारे देश में कोई भी सरकार आ जाए, ठीक है, या किसी भी देश में है, अलग अलग पार्टियां हैं, सभी पार्टियां क्या है, डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती हैं, लेकिन सबका प्रोपेगेंडा अलग अलग होता है। ठीक है, सबका मैनिफेस्टो अलग होता है, सबकी नीतियां अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन सब क्या है, डेमोक्रेसी का पार्ट है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान करने के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकारों को चुनने का अधिकार होना। ठीक है, तो एक तो पैमाना ये हो गया कि भाई लोकतंत्र किसको मानेंगे कि लोगों के पास अगर अपना सरकार को चुनने का अधिकार है तो लोकतंत्र है। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। शासकों का चुनाव कौन करते हैं, इसमें लोग, जनता वोट डाल के क्या करेगी, सरकार का, शासक का चुनाव करेगी। किसका चुनाव करेगी, सरकार का या शासक का। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों को, अब देखो म्यांमार का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे सरकार किसकी होती है, सैनिक, मतलब सैनिक शासन चलता है। देखो कुछ देशों में क्या होता है कि जो मिलिट्री है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे, चिले जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह बोला जाता है राजा को, ठीक है, या भगवान को भी कह देते हैं। ठीक है, लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही उन्होंने यह हक पाया। देखो एग्जाम्पल दिए, म्यांमार का दिया है, अरब का, सऊदी अरब का एग्जाम्पल दिया है कि म्यांमार में तो क्या है, जो मिलिट्री का शासन, तो जो लोग मिलिट्री में थे उन्हीं का शासन आ गया। और यहाँ पे सऊदी अरब में क्या है, जो शाही परिवार के लोग हैं उन्हीं का शासन है। ठीक है, तो इनको चुनने में लोगों की भागीदारी नहीं है। तो क्या ये लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है? देखो, लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पूरी नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। लोकतंत्र का क्या मतलब है, लोगों का शासन। इस परिभाषा का प्रयोग यदि हम बिना सोचे समझे करें फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं और फिर हमेशा ही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया में हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे हर सरकार क्या चाहती है, खुद को लोकतांत्रिक बोलना पसंद करती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना ही होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि एक एक चीज को हम समझेंगे यहाँ पे, और तभी हम डेमोक्रेसी का एक्चुअल में मतलब बता पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने
लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को कलेक्ट किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये युक्तियां किसने और कब कही। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। ठीक है, लोकतंत्र क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो खुद का शासक बन जाए। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाह का चुनाव करना, उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। मतलब लोकतंत्र क्या ऐसी चीज है जिसमें क्या है, लोग जो शासक है वो न्यायप्रिय हो और लोगों की बातें सुने। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। मतलब लोकतंत्र की एक परिभाषा ये भी है कि वो ये डिसाइड करे कि जैसी जनता जैसी सरकार चाहती है वैसी सरकार उनके ऊपर राज करे। ऐसा नहीं कि जनता कुछ चाहती है और जो सरकार है वो अलग तरह की है। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। मतलब क्या है कि लोकतंत्र की जितनी भी कमियां हैं इनको लोकतंत्र के द्वारा ही दूर किया जा सकता है।